नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर में एक बार फिर बेचैनी महसूस होने लगी है। अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर में मची ये हलचल पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है और इस हलचल की वजह है फाइनेंशियल क्राइसिस। एक लाइन की खबर यह है कि अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया है। 10 मार्च को कैलिफोर्निया के बैंकिंग रेगुलेटर ने बैंक को बंद किया। संपत्ति के हिसाब से एसवीबी बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था और इस खबर ने पूरी दुनिया में एक हलचल पैदा कर दी। अब आगे पूरी कहानी आपको हम बताएं, उससे पहले कुछ डेवलपमेंट इस मामले में जो बड़ी सामने आई हैं उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। तो यूएस FDIC यानी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो इस मामले में रिसीवर नियुक्त की गई है, उनकी ताज़ा स्टेटमेंट में जानकारी दी गई है कि एसवीबी के सारे डिपॉजिट ब्रिज बैंक को ट्रांसफर किए गए हैं। टिम मायोपोलस सिलिकॉन वैली बैंक के CEO नियुक्त किए गए हैं। वहीं ब्रिज बैंक ऑनलाइन और ATM सर्विस को जारी रखेगी। ब्रिज बैंक ही सामान्य तरीके से बैंकिंग कामकाज को आगे बढ़ाएगी। चलिए अब इस पूरे मामले से जुड़े अहम सवालों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल ये कि क्या अमेरिका के इस बड़े बैंक का बंद होना भारत के लिए किसी तरह की चिंता की बात है? दूसरा सवाल, कितना जायज है इसकी तुलना 2008 के रिसेशन या फिर लीमन क्राइसिस या इस तरह की और जो दिक्कतें आई हैं बैंकिंग सेक्टर पर उससे करना? और सवाल नंबर 3 कि आगे किस तरह से राह होगी? क्या आगे और भी बैंक, एक जो कंटेजियस टर्म यूज किया जाता है जब इस तरह के बैंक बंद होते हैं या दिवालिया होते हैं, तो कहा जाता है कि ये प्रक्रिया एक कंटेजियस प्रक्रिया बन जाती है और कई बैंक इस तरह से बंद हो सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है और इसका हल क्या है? तात्कालिक जो उपाय किए जा रहे हैं वो कितने कारगर हैं? इन सारी बातों को समझें उससे पहले ये बता दें कि सिलिकॉन वैली बैंक का संकट दरअसल है कैसा। तो सिलिकॉन वैली बैंक पिछले कई दिनों से कैश की कमी से जूझ रहा था। ये बैंक स्टार्टअप और टेक कंपनियों को कर्ज देने के लिए जाना जाता है। कुछ दिन पहले बैंक ने ग्राहकों से पैसे न निकालने की अपील भी की थी। यही नहीं, बैंक डूबने के 24 घंटे पहले तक बैंक के CEO ने ग्राहकों को यह यकीन दिलाया था कि उनका पैसा सुरक्षित है। बैंक निवेशकों और ग्राहकों के 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यहां जमा बताए जा रहे हैं। 89% इसमें राशि ऐसी है जो इंश्योर्ड नहीं है और इन पैसों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब FDIC के पास है, जो वक्त वक्त पर तमाम ऐलान कर रही है। और वहीं हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कोटक AMC के MD और CEO नीलेश शाह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश में। सवाल ये कि SVB का जो संकट है, इसका असर घरेलू बाजार पर कितना होता आपको नजर आ रहा है? साथ ही किन सेगमेंट में निवेशकों को नए मौके अब तलाशने चाहिए? लोगों के मन में शायद 2008 का भय अभी भी है। उस समय भी एक छोटी सी रीजनल बैंक कोलैप्स हुई और उसके बाद वो दावानल बढ़ता गया और लीमन और बेयर स्टेर्न्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां गिर गई। उस वजह से उस समय हमारी मार्केट में 21,000 का सेंसेक्स तकरीबन 8,000 हो गया था। लेकिन 2008 के बाद फेड ने अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम को सिक्योर करने के लिए काफी कदम उठाए हैं और एसवीबी में भी उन्होंने बड़ी तेजी से कदम उठाए हैं। जो प्रॉब्लम एसवीबी में है उसमें क्रेडिट इश्यू कम है, इंटरेस्ट रेट रिस्क ज्यादा था। अब उन्होंने डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट कर दिया है। एक सिग्नेचर करके दूसरी बैंक भी ट्रबल में थी, उसके डिपॉजिटर्स को भी प्रोटेक्ट कर दिया है। पूरी बैंकिंग सिस्टम को लिक्विडिटी देने के लिए एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। एंड मेरे हिसाब से फेड ने ये जो प्रोएक्टिव स्टेप्स उठाए हैं उस वजह से मार्केट में कॉन्फिडेंस है कि आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम्स सब सेटल हो जाएंगे। एसवीबी के जो इक्विटी निवेशक है उनका नुकसान होगा, जो बॉन्ड होल्डर्स है उनका नुकसान होगा, लेकिन जो डिपॉजिट होल्डर्स है उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो फेड ने बखूबी एसवीबी प्रेशर को हैंडल किया है, उसको कॉन्टेजियन बनने से रोका है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसवीबी क्राइसिस की जो लर्निंग होगी वो 2008 की तरह नए रेगुलेशंस में तब्दील होगी।
सो ओवरऑल एसवीबी की वजह से हमारी मार्केट में अब कोई इम्पैक्ट नहीं आनी चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही रहेगा, मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कल एसवीबी था, परसों कुछ और आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल अहम बात आपने कही और यही हम समझना चाह रहे थे कि आखिर इस संकट का जो भारतीय कारोबार है या भारतीय मार्केट है उसके सेंटिमेंट पर कितना असर पड़ेगा। और चलिए इस विषय पर हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एडिटर अजय शर्मा भी जुड़ चुके हैं। अजय सर, एसवीबी का जो इम्पैक्ट है, जिसकी चर्चा इतनी हो रही है, उसका सबसे पहले यूएस फाइनेंशियल मार्केट में कितना असर हो सकता है? यूएस फाइनेंशियल मार्केट में इस समय एक बहुत बड़ा संकट है कि जो एसवीबी वाला मामला है ये क्या सिर्फ एसवीबी तक सीमित है या और दूसरे बैंकों की तरफ भी जा सकता है। एफआईडीसी जो वहाँ के रेगुलेटर हैं, जैनेट येलेन जो वहाँ की यूएस ट्रेजरी सखी हैं, सब ने बयान दिए हैं। इनफैक्ट आज दोपहर तक तो यूके का जो एचएसबीसी है उसने सिलिकॉन वैली बैंक के यूके आर्म को खरीद भी लिया। ये सब के बावजूद और एक्स्ट्रा लिक्विडिटी अरेंज करने के बावजूद एक डर है पूरे दुनिया भर में कि क्या ये मामला सिर्फ सिलिकॉन वैली बैंक तक लिमिटेड है या और दूसरे एंटिटीज़ की तरफ भी जा सकता है। और इसीलिए आपने देखा पूरे दुनिया भर के जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, यूरोप में बैंक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स प्रेशर में आए, यूएस फ्यूचर्स तो ऑलरेडी हरे निशान से पलट के लाल निशान में चले गए, एशिया में भी फाइनेंशियल बहुत कमज़ोर रहे। तो लोगों को ये डर लग रहा है। हालांकि रेगुलेटर्स और पॉलिसी मेकर्स कदम उठा रहे हैं ये बात इंश्योर करने के लिए कि ये लीमन क्राइसिस जितनी बड़ी क्राइसिस ना बने, ये पहले ही कंटेन कर ली जाए, काबू में कर ली जाए। लेकिन बाज़ार को ये अभी थोड़ा डर है और नर्वसनेस है और इसीलिए ज़बरदस्त कमज़ोरी पूरे दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में एसवीबी मामले में देखी जा रही है। बिल्कुल, तो अब ज़रा इस पूरे मामले को, जैसे हमने आसान भाषा में आपको इस पूरी घटना की, इस बैंक के डूबने की, इसके बंद होने की जो पूरी कहानी थी वो तो हमने आपको बता दी। अब इस पर हम ज़रा चर्चा करते हैं, ज़रा इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। कुछ मेहमानों से हमने आपका परिचय पहले कराया। फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी पारेख साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अश्विनी पारेख एडवाइजरी सर्विसेज LLP से, और इसके साथ ही माधवी शंकर हैं, CEO और को फाउंडर हैं स्पेस बेसिक से और एक जाना माना स्टार्टअप का चेहरा। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा होंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जो है वो अलग अलग पहलुओं को आपके सामने जानकारी के रूप में सामने लाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ बाकी खास मेहमान भी लगातार बने हैं। अश्विनी सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। सर, ये ज़रा ये बताइए कि एसवीबी मामले से भारतीय इकॉनमी या जो भारतीय मार्केट है उसको लेकर जो चिंताएं हैं वो किस तरह की हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो उभर कर सामने आ रहा है, बार बार जो तुलना की जा रही है वो लीमन क्राइसिस से की जा रही है, पहले की मंदी की घटनाओं से की जा रही है, पहले की जो बैंक करप्सी रही है उससे की जा रही है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? हाँ, देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं जो हमें गौर करने चाहिए। पहला जो पहलू है जिसमें कहाँ तक इसका असर भारतीय स्टॉक मार्केट के ऊपर या तो इकोनॉमी के ऊपर, जो आपने एक बड़ा सा सवाल कर दिया। मेरे ख्याल से, जैसे नीलेश शाह ने बताया, मेरे हिसाब से इकोनॉमी के ऊपर तो इम्पैक्ट बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम रहेगा। और जैसे उन्होंने बताया, फेड ने इतने सारे मेजर्स ग्लोबल क्राइसिस के बाद में ऑलरेडी लिए हुए हैं, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से उसका इम्प्लीकेशन मतलब बाकी के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर या तो बाकी की इकोनॉमीज के ऊपर कम ही हो जाएगा। और इंडिया में तो उसके खास मतलब इम्पैक्ट हम लोगों को इतना नजर नहीं आएगा। रहा सवाल उन स्टार्टअप्स या फिनटेक्स का है जिन्होंने शायद एक डिपॉजिट करी है इस बैंक के साथ में, और उन स्टार्टअप्स शायद हमारे मिनिस्टर्स को, टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स को मिलने वाले, स्टेट और मिनिस्टर स्टेट को मिलने वाले हैं। तो उसमें क्या इम्पैक्ट है, कितना डिपॉजिट है, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। पर उसके अलावा जहां तक इंडियन इकोनॉमी के ऊपर प्रश्न है, मेरे हिसाब से कोई इसका बड़ा धक्का नहीं है। मैं इस एपिसोड को या इस पर्टिकुलर मामले को थोड़ा अलग से देख रहा हूँ।
अगर किसी को धक्का है तो दुनिया भर की स्टार्टअप और फिनटेक्स को इसके ऊपर ज्यादा असर होगा, क्योंकि जिस ढंग से दो चीजें हमने देखी, जैसे उस क्राइसिस के अंदर पहले की 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में हमने देखा कि मॉर्गेज की जो एक्सपोजर थे, मॉर्गेज फाइनेंस के जो एक्सपोजर्स थे, उसमें घरों के वैल्यूएशन कम होने के हिसाब से सारे बैंक्स को, मतलब एक के बाद सब अमेरिकन बैंक्सों को बहुत सारा मतलब उसका लॉस हुआ। तो प्रश्न वहां पे वैल्यूएशन का था। इस बार भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% का जो इन्वेस्टमेंट इस बैंक का रहा है वो स्टार्टअप है। उसके सामने ऑफकोर्स उसके सामने उन्होंने लॉन्ग ड्यूरेशन के इन्वेस्टमेंट भी किए हुए, जो मतलब एक एसेट लायबिलिटी का मैनेजमेंट का जो एक प्रश्न बन जाता है। पर जिस तरह से स्टार्टअप और फिनटेक्स को जो धक्का पहुंचेगा, मतलब अमेरिकन स्टार्टअप और फिनटेक्स को तो ऑलरेडी बड़ा धक्का पहुंचेगा, पर उसके अलावा दुनिया भर के स्टार्टअप को, क्योंकि एक चीज हम लोगों ने देखी है कि जिस लेवल पे फंडिंग और जिस वैल्यूएशन पे फंडिंग बैंक्सों ने स्टार्टअप और फिनटेक को 2 साल पहले करी थी, वो वैल्यूएशन दुनिया भर में नहीं रहे। अपने इंडिया में भी यही देखा हुआ है। बहुत सारे स्टार्टअप और फिनटेक्स जो हैं, जिस वैल्यूएशन पे उन्होंने मार्केट से पैसा जुटाया था या उन्होंने जिस तरह से फंडिंग बैंक से ली थी, वो स्टार्टअप्स के फंडर्स जो हैं वो ऑलरेडी धीरे धीरे के कम हो चुके हैं और स्टार्टअप के वैल्यूएशन भी बहुत मतलब कम रेट्स पे हो रहे हैं। तो उसका शायद असर, क्योंकि हम इंडिया में एक इकोनॉमी के तौर से फिनटेक और स्टार्टअप के ऊपर बहुत मतलब जोर दे रहे हैं। इस साल का बजट भी आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज टेक्नोलॉजी के ऊपर ही है, तो उस पर शायद एक सेंटिमेंटल इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, हाँ, एक सेंटिमेंटल इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन जिस तरह की तुलना की जा रही है लीमन क्राइसिस या बाकी क्राइसिस से, उस तरह की तुलना फिलहाल इस वक्त में जायज़ नहीं है। और उस तरह का प्रेशर जो है वो भारतीय बाजार पे या भारतीय स्टार्टअप्स पे जो कहा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं तुलना अभी ठीक नहीं है। माधवी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इस बैंक के बारे में कहा जाता है कि ये स्टार्टअप और जो उनके फंड करने की बात है, जो तब स्टार्टअप्स को फंड करने वाली जो कंपनियां हैं, उनका पैसा इसमें ज़्यादा है। ऐसे में जब ये बात आती है कि लगभग 50% के करीब ऐसी कंपनियां हैं जो स्टार्टअप में को फंड करती हैं, खुद उनमें कुछ स्टार्टअप्स हैं जिनका पैसा यहाँ पर है, चिंताएं बनती हैं और एक तरह का सेंटिमेंट पूरे स्टार्टअप मार्केट का, पूरे स्टार्टअप सेक्टर का जो है वो ख़राब होता है। किस तरह से देखती हैं आप? So the reason why a lot of banks, bank with the Silicon Valley Bank is because the regulations is extremely startup friendly for Indian startup founders. So a lot of companies that are venture backed or that kind of raise money from venture capitalists, they usually prefer to have their money set up in a US bank and have a US headquartered company with an Indian subsidiary. And following that, usually most of the money is parked in the US. So as founders in India who are based in India, it's very easy to do banking with Silicon Valley Bank. And that's why most of the startups, especially Indian-based startups, have a lot of their funds deployed in Silicon Valley Bank. Now, having said that, I think what has happened over the last 3 years with respect to, 3 days over the whole fiasco, is that a lot of companies have now realized that, are in sort of like a panic mode, though they have some amount, I would say about 20% of their funds in Indian banks. There's always a way where, we keep going back and taking funds from the US banks as and when we need. So I think now this logic will be, questioned, and they will be, we will have to think of better ways to how to, kind of house our money in the US or in different countries. But as I see it, I think right now there are a lot of fintech companies that are offering a line of credit for Indian startups who are banking with Silicon Valley Bank. They are giving them a line of credit to pay their employees for the next 2-3 months. We also have companies like Razorpay and companies like Wise who are making it easier for us being startup founders in India to withdraw money from the US banks, specifically SVB. And apart from that, I think what is the most comforting part of all this after, a very stressful weekend is the fact that the US government, the feds have said that they will bail out startups
who have had deposits in Silicon Valley Bank. Now, this is huge because ideally, what was initially said was ठीक है, ठीक है। उपाय निकाले जा रहे हैं, तात्कालिक जो उपाय हैं, जो फौरी तौर पर जो उपाय हैं, जो स्टेप्स हैं, वो लिए जा रहे हैं फेड की ओर से और उसके बारे में मालूमात दे रहे हैं। लेकिन ये पूरा संकट है क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो एसवीबी संकट का पूरा मामला क्या है, वामाक्षी भी हमारे साथ इस चर्चा में बनी हुई। वामाक्षी, ज़रा बताएं ये संकट है क्या दरअसल? जी बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं सिलिकॉन वैली बैंक बंद होने से पहले ये अमेरिका का 16th लार्जेस्ट बैंक रहा था और इनफैक्ट ये बैंक बंद होने पर ये सबसे बड़ा बिगेस्ट बैंकिंग फेलियर है वॉशिंगटन म्यूचुअल इंसिडेंट के बाद। आइए देखते हैं क्या हुआ था पिछले कुछ दिनों में ये बैंक को लेकर। मार्च 8 को हमने देखा था कि पोर्टफोलियो में से करीब 21 बिलियन के सिक्योरिटीज़ कम भाव पर कंपनी ने बेचे थे। मार्च 9 को इनफैक्ट उन्होंने सारे ही उनके जो अवेलेबल फॉर सेल्स सिक्योरिटीज़ थे उनके पोर्टफोलियो में, उन्होंने वो भी बेच दिए थे। और इनफैक्ट कंपनी ने एक अनाउंसमेंट भी किया था उनके नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि NII में भारी गिरावट के अनुमान कंपनी ने दिए थे और इसी के चलते हमने देखा था कि स्टॉक करीब 41% से टूटा था मार्च 9 को और 1998 से बड़ा के बाद सबसे बड़ी गिरावट हमने देखी थी ये स्टॉक में। मार्च 10 को हमने देखा था कि वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा निकालने की सलाह दी थी और इनफैक्ट प्री मार्केट ट्रेड में भारी गिरावट के चलते शेयर्स में ट्रेडिंग रोकी गई थी। कैलिफोर्निया रेगुलेटर ने उसी दिन को एसवीबी को बंद किया और FDIC यानी कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को रिसीवर के रूप में नियुक्त किया। इसके ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने देखा था कि पिछले हफ्ते काफ़ी बड़े बैंक्स जो है अमेरिका में वहाँ पर भारी गिरावट देखने मिली थी। JP मॉर्गन चेज, वेल्स फार्गो, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप में हमने देखा था करीब 8 से 12% की गिरावट देखने मिल रही थी। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक 33% से गिरा था और पैकवेस्ट 55% की गिरावट ये बैंक में हमने देखी थी पिछले हफ्ते। कुछ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स भी स्टेप इन कर रहे हैं अब, उन्होंने इमरजेंसी मेजर्स को रोल आउट किया है और इनफैक्ट डिपॉजिटर्स को अपने पैसे निकाल पाने का विकल्प किया है मार्च 13 से, यानी कि आज से। टैक्स पेयर्स को बैंक रेजोल्यूशन से कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो आज फेड की इमरजेंसी मीटिंग भी होने जा रही है कि क्लोज डोर इमरजेंसी मीटिंग रहेगी और डिपॉजिटर्स का भरोसा बढ़ाने और पैनिक रोकने पर फेड फोकस करेगी। बैंक्स के एडवांस और डिस्काउंट रेट की समीक्षा भी होगी ये मीटिंग के दौरान और FDIC और फेड दोनों मिलकर एक फंड बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। तो ये थे सारे अपडेट सिलिकॉन वैली बैंक के क्लोजर को लेकर। बिल्कुल, तो ये अहम अपडेट हैं जो डेवलपमेंट हुई है शुरू से अब तक, किस तरह से संकट की स्थिति पैदा हुई, बहुत ही बेहतर तरीके से पूरा ब्यौरा दिया हमारी सहयोगी वामाक्षी ने। और अब जरा शरद भी हमारे सहयोगी हैं, उनके पास भी कुछ दिलचस्प ब्यौरा है, जरा वो देख लीजिए। HSBC की जो होल्डिंग कंपनी है उन्होंने जो है यूके की ऑपरेशंस ले ली है सिलिकॉन वैली बैंक की और सिर्फ 1 पाउंड पे लिया गया है। ऑफ कोर्स इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों लिए गए हैं तो इसलिए जो है ये अमाउंट जो है कम देखने मिला। लेकिन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आई है बैंक ऑफ इंग्लैंड से और वो जो है इस डील को पूरी ट्रांजैक्शन किए हैं HSBC के साथ और SVB के यूके आर्म के साथ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डिपॉजिट्स है ग्राहकों के उसको इम्पैक्ट नहीं होगा और कोई भी टैक्स पेयर्स का जो मनी है उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अब वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो यूके में आती है वो SVB यूके नहीं पढ़ने वाली है। ऑफकोर्स जो लोन की जो बात कर रही है टेक लोन बुक की उसके लिए HSBC के लिए फ़ायदा है, लेकिन हम थोड़े डिटेल्स पे गए डेटा पे कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट ओवरऑल SVB पे पड़ेगा। और ऑफकोर्स SVB के एसेट एक्सपोजर या डिपॉजिट एक्सपोजर देखें तो उसके हिसाब से तो यूके का आर्म सिर्फ 3 से लेकर 4% तक कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि बड़े जो आप कह सकते हैं SVB का $209 बिलियन का एसेट बेस है और उसकी यूके आर्म का सिर्फ $5.5 बिलियन का है। तो इम्पैक्ट तो कम है लेकिन इसमें एक इमर्जिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है। अब इसमें इमर्जिंग ट्रेंड ये है कि जो दुनिया भर के जो बैंक्स हैं वो उनके रीजनल बैंक्स जो होते हैं वो अपनी स्टेक जो है बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टेक बुक एक अच्छे स्टार्टअप्स के भी टेक बुक मिल रहे हैं और वो भी एकदम सस्ते दाम में या कह सके एक बर्गर के दाम पे। ऑफकोर्स HSBC की इंडियन यूनिट भी जो है एक्शन में लग चुकी है, अब वो भी डॉलर अकाउंट खोल रहे हैं गिफ्ट सिटी में। तो ऑफकोर्स एक बहुत रिएक्शन जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, हेल्पिंग की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अब आने लगी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जब इतनी सारी समस्याएं हैं और इतने सारे पहलू हैं तो सबसे बड़ा सवाल उठता है समाधान क्या होना चाहिए। तो अश्विन सर, इस संकट का हल
क्या होना चाहिए? एफडीआईसी ने जो तात्कालिक उपाय निकाले हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा फंड किया जाएगा, क्या इससे कुछ आसान होगी या और भी एग्रेसिव कदम उठाने होंगे? मेरे हिसाब से जैसे मतलब यूके गवर्नमेंट ने, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो ऑलरेडी पहले स्टेप्स या मेजर्स लिए हैं, इस तरह के मेजर्स शायद और भी ज्यादा आ सकते हैं। ये सबसे पहला एक संभव है, मतलब एक पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा जहां तक ये मेजर्स लिए गए हैं, ये मेजर्स एक हम देख सकते हैं 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में फेड भी ज्यादा अनुभवी हो चुका है कि उसको कंटेन करना कैसे, इस प्रॉब्लम को आगे ना बढ़ाना, उस तरह से मतलब मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो ये डेफिनेटली मतलब एक अच्छे मेजर्स हैं। 3 या 4 चीजें हमारे नजर के सामने आती हैं। जैसे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का एक प्रश्न है जो हर एक बैंक को एक अच्छी तरह से समझना चाहिए। मतलब जहां तक लायबिलिटी का ड्यूरेशन है और जहां तक एसेट्स का ड्यूरेशन है, अगर उसके अंदर मिसमैच है तो कहीं नहीं कहीं जाके, यहाँ पे हमने देखा है कि आपकी लायबिलिटी शॉर्ट है और आपके एसेट्स लॉन्ग है। हेल्ड टू मैच्योरिटी का इतना बड़ा पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट्स का जो बड़ा पोर्टफोलियो है, स्टार्टअप ऑफ इंडेक्स के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके इन्वेस्टर्स को, तो इन चीजों को अगर हम लोग देखते हैं तो शॉर्ट लायबिलिटी के सामने लॉन्ग एसेट्स का एक बहुत बड़ा मिसमैच हम देख रहे हैं। इंटरेस्ट रेट का मिसमैच इतना नहीं हो सकता था जितना, क्योंकि ये सारा जो बैंकिंग का ये जो पोर्टफोलियो था वो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन पे ज्यादा निर्भर था, इंटरेस्ट रेट पे कम निर्भर था। खाली बॉन्ड्स वगैरह और बाकी के जो लोन्स है उसको छोड़ के, तो कहीं जाके हम लोग वो भी देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी मतलब इनकम और जो लॉसेज है, मतलब इनकम और जो एक्सपेंडिचर है, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि रेवेन्यू स्ट्रीम का बड़ा मिसमैच है। तो बैंकर्स के लिए मतलब अगर आप जो मूलभूत बैंकिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको हटके बैंकिंग के स्ट्रक्चर के अंदर एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का करना, जैसे हमने लिमन ब्रदर्स में देखा, जैसे हमने बहुत सारी आगे की मतलब ये इस तरह के फेलियर्स में सीखा है। जैसे हमने मॉर्गेज बैंकिंग में दिखा था, लॉन्ग एसेट्स आप हाउसिंग फाइनेंस में दे रहे हैं, शॉर्ट डिपॉजिट्स आप ले रहे हैं, आपका मिसमैच वहीं पे आपको बिल्कुल पेन करेगा। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से रेगुलेटर्स ज्यादा कंट्रोल करेंगे, मिसमैच को ज्यादा देखेंगे, और मेरे हिसाब से इस तरह के सिस्टेमिक इश्यूज न खड़े हों, उसके लिए रेगुलेशंस भी मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़ेंगे और सुपरविजन भी ज्यादा टाइट होगा। बहुत अहम बात आपने कही। और चूँकि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर पैसा फंसा होना या इन्वॉल्वमेंट जो कहा जाए वो स्टार्टअप्स की है, और जाहिर सी बात है जब इस तरह का संकट होता है तो भारतीय स्टार्टअप्स के सेंटिमेंट पर भी असर पड़ता है। अंकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने। अंकुर, भारतीय स्टार्टअप्स में भी जाहिर सी बात है थोड़ी बड़ी शंका, थोड़ी बहुत डर का माहौल होगा। क्या मेजर्स यहाँ लिए जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? जी हाँ, भारतीय बैंक स्टार्टअप्स की बिल्कुल मदद करने वाले हैं। हमें जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है वहाँ पर एक्सिस बैंक और 3 जो अदर बैंक्स हैं वो स्पेशल टीम्स सेटअप करेंगे गिफ्ट सिटी ब्रांच में, और साथ ही साथ ये देखेंगे किस तरीके से जैसे ही फ्रीज खत्म होता है सिलिकॉन वैली बैंक में से पैसे निकालने पर, तो वो फंड्स जो गिफ्ट सिटी की ब्रांचेस हैं वहाँ से रूट करवा पाएँ। आपको याद दिला दें कि कई सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अपना पैसा इस बैंक में लगाया था। चूंकि ये काफ़ी स्टार्टअप फ्रेंडली बैंक था तो काफ़ी सारे जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो भी इसमें फंसे हुए हैं और कवायद कर रहे हैं कि किस तरीके से पैसा बैंक से वहाँ से बाहर निकाला जाए। जो भारतीय बैंक है वो ये कोशिश कर रहे हैं न सिर्फ स्टार्टअप्स की मदद करें बल्कि लॉन्ग रन में किस तरीके से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। हमने एक्सिस बैंक को भी रीच आउट किया और एक्सिस बैंक ने हमें कंफर्म किया है कि वो ज़रूर स्टार्टअप्स की मदद कर रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर उनको उम्मीद है कि लॉन्ग रन में जो बिज़नेस है वो बैंक के साथ होगा। और ये भी कंफर्म किया है एक्सिस बैंक ने कि कुछ स्टार्टअप्स ने अभी से इंटरेस्ट दिखाया है बिजनेस बैंक के साथ करने में। देखा ये जाता है कि जिन भी बैंक्स पर भरोसा होता है कस्टमर्स को, खासकर ये जो स्टार्टअप कंपनीज के, वो उनके ज़रिए ट्रांजैक्शंस करना पसंद करते हैं, और भारतीय बैंक भी इसी कोशिश में है कि अभी जो स्टार्टअप्स फंसे हुए हैं वो ये चुनिंदा बैंकों को इस्तेमाल करके आगे बैंकिंग करें।
बिल्कुल, तो स्टार्टअप्स को लेकर जो भारतीय बैंक हैं वो किस तरह से आगे आ रहे हैं वो जानकारी दे रहे थे। अजय सर, फटाफट से आपके पास आना चाहूँगा, भारतीय बाजार, भारतीय मार्केट, भारतीय इकॉनमी, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, किस तरह का सेंटिमेंट नज़र आ सकता है? इंडियन मार्केट्स में जो फॉल आ रही है वो सिर्फ एसवीबी मामले को लेकर नहीं है, वो इसलिए भी है कि ग्लोबल रिस्क ऑफ के चलते एफआई लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं। यहाँ इंडियन मार्केट्स में जो कॉर्पोरेट इंडिया है उनके अर्निंग्स में थर्ड क्वार्टर में थोड़ी सी कमजोरी देखी गई और इसलिए डाउनग्रेड्स का भी खतरा बढ़ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स मिलके इंडियन मार्केट ज़्यादा गिर रहे हैं। अगर आप सिर्फ एसवीबी मामले की बात करें तो इसकी वजह से कोई सीधा असर इंडियन इकोनॉमी को नहीं है। हमने रेगुलेटर्स, पॉलिसी मेकर्स से बात की और जो हमें सेंस मिल रहा है कि वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत है और इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी विदेश से जो आने वाला पैसा है वो बहुत ज़्यादा फिल्टर होके आता गया है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। इकोनॉमी में तो बिल्कुल ही इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ के बैंक बहुत मजबूत है। बाजार का जो सेंटिमेंट रब ऑफ देखने को मिल रहा है वो दूसरे फैक्टर्स की वजह से भी है। पूरे ग्लोबल मार्केट में अब ऐसा व्यू बन रहा है कि फेड की बहुत अटक जाएगी। एक तरफ इन्फ्लेशन काबू में अभी नहीं आया है पूरी तरह, रेट हाइक्स और आ सकते हैं, और दूसरी तरफ ये लिक्विडिटी के इशू से एसवीबी जैसे दूसरे बैंक कब्जे में आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो क्या रेट काटें या पॉज करें, और ये अनसर्टेनिटी पूरे ग्लोबल मार्केट को तंग कर रही है और उसी के चलते इंडियन मार्केट भी प्रेशर में आ रहे हैं। अगर आप देखें इंडियन मार्केट के अर्निंग्स काफ़ी मजबूत है और इंडियन मार्केट की रेगुलेटरी सिस्टम बहुत मजबूत है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ऐसा समय बहुत अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए, पोर्टफोलियो बनाने के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ये मार्केट काफ़ी पेचीदा हो जाता है ट्रेड करने के लिए और काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो स्टॉप लॉस लगा के काम करें और अपनी पोजीशन साइजिंग अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ देखकर करें। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने तमाम ख़ास मेहमानों का, और अश्विन सर, माधवी जी, इसके अलावा अंकुर हमारे सहयोगी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नीलेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरी चर्चा के ज़रिए एक बात समझ में आई कि भारतीय इकॉनमी, भारतीय बाज़ार पर कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है और लीमन क्राइसिस या बाकी क्राइसिस की तुलना फ़िलहाल जायज़ नहीं है। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।